अच्छा, उसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन है और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन ओटिटिस मीडिया की, विच इज़ द लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, इसका सिनोनिम है, इसको हम कहते हैं सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, होता क्या है ये हमारी जो इनर वाल होती है ना लेटरल वीनस साइनस की, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और उसके साथ साथ वहाँ पे इंट्रासाइनस थ्रोम्बस भी बन जाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन भी हो रही है उसकी लेटरल वीनस साइनस की और वहाँ पे थ्रोम्बस भी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइनसेस गिवन है डिफरेंट, हमने पढ़े हुए हैं, न्यूरो एनाटॉमी में भी ब्रेन में होते हैं। तो उसमें जो सिग्मोइड साइनस है उसकी बात हो रही है, उसकी थ्रोम्बोसिस की बात हो रही है, या हम उसको लेटरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस भी कह रहे हैं। ठीक है, इसकी इनर वॉल की इन्फ्लामेशन भी होगी और वहाँ पे इंट्रासाइनस थ्रोम्बस बनेगा। क्यों बना है, एटियोलॉजी क्या है, असल में जो अक्यूट कॉलेसेंट मैस्टोइडाइटिस हमने डिस्कस किया उसकी वजह से इसी मतलब ये कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, या मास्क्ड जिसको हम लेटेंट मैस्टोइडाइटिस कह रहे थे उसकी कॉम्प्लिकेशन भी ये हो सकता है इवन, या फिर क्रोनिक सुपरेशन ऑफ द मिडल ईयर एंड कोलेस्टिटोमा, उसके बाद भी लेटरल वीनस साइनस का थ्रोम्बोसिस हो सकता है या सिग्मोइड साइनस का थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ये इसकी वजूहत है। पैथोलॉजी किस तरह होता है, इसका जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है ना, इसको फॉलोइंग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, सबसे पहले पेरी साइनस एब्सेस बनती है, फॉर्मेशन ऑफ द पेरी साइनस एब्सेस। एब्सेस बनेगी इन रिलेशन टू द आउटर ड्यूरल वॉल ऑफ द साइनस। ठीक है, उस साइनस की जो आउटर ड्यूरल वॉल है उसके साथ जो है एब्सेस बनेगी, उसके ऊपर फिर जो ओवरलाइंग बोन है, बोनी ड्यूरल प्लेट है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय द कोलेसेंट बोनी इरोजन या कोलेस्टिटोमा की वजह से, या बोन इरोजन की वजह से वो बोन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कभी कभार वो बोन इंटैक्ट भी रह सकती है जब रूट ऑफ इन्फेक्शन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक प्रोसेस के थ्रू हो। ये हम बार बार चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिक प्रोसेस के थ्रू अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो बोन इंटैक्ट रहती है। ठीक है, वरना बाकी केस में जैसे कोलेस्टिटोमा हो गया तो उसमें वो बोन को इरोड करेगा, उसमें इंटैक्ट नहीं रहेगी। देन कह रहा है ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द पेरीसाइनस एब्सेस। पेरीसाइनस एब्सेस बनी, उसके बाद होता है एंडोफ्लेबाइटिस एंड म्यूरल थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब यहाँ पर जैसे ये फिगर है इसमें देखें अगर आप लोग, तो हमने कहा कि सबसे पहले जो है उसमें पेरीसाइनस एब्सेस बनी। ठीक है, अब सेकंड स्टेज हम पढ़ रहे हैं कि उसमें एंडोफ्लेबाइटिस एंड म्यूरल थ्रोमस फॉर्मेशन होगी। तो कह रहा है कि इसमें ना इन्फ्लामेशन जो है वो स्प्रेड करेगी इनर वॉल ऑफ द वीनस साइनस तक। ठीक है, इनर वॉल तक भी अब स्प्रेड कर गई है इन्फ्लामेशन, और फिर जो है साथ में फिब्रिन की प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स वगैरह सारे यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी विद इन द लूमेन ऑफ द साइनस। ठीक है, साइनस के लूमेन में अब थ्रोम्बस बन गया है। थर्ड स्टेज होता है ओब्लिट्रेशन का। ओब्लिट्रेशन किसकी हो रही है, साइनस के लूमेन की, और इंट्रासाइनस एब्सेस बन गई है। इंट्रासाइनस साइनस के अंदर आ गई है एब्सेस, पहले वॉल में थी। तो इस स्टेज में क्या होता है कि म्यूरल थ्रोम्बस बड़ा हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, और उसने साइनस के लूमेन को कम्प्लीटली देखें ऑक्लूड कर दिया है। तो ऑर्गेनिज्म जो है ना यहाँ पे इन्वेड कर सकता है थ्रोम्बस को और इंट्रासाइनस एब्सेस करवा देगा। ठीक है, ये थ्रोम्बस जो बना है ना वहाँ पे ऑर्गेनिज्म आके अगर इसको इन्वेड करेगा तो देखें ये एब्सेस बन गई है। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म ने इन्वेड किया तो अब फिर ये जो है फर्दर जो है इन्फेक्टेड इम्बोलाइज को ब्लड स्ट्रीम के अंदर स्प्रेड कर देगा, रिलीज़ कर देगा ब्लड स्ट्रीम में, और सेप्टिसीमिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है फोर्थ स्टेज, वो होता है थ्रोम्बस की एक्सटेंशन का। तो देखिए जो थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थ्रोम्बस, इसके सेंट्रल पार्ट से ये ब्रेक डाउन होगा ड्यू टू द इंट्रासाइनस एब्सेस। ये जो इस एब्सेस बनी है इसकी वजह से ये ब्रेक डाउन होगा, और थ्रोम्बोटिक प्रोसेस कंटिन्यू होगा प्रॉक्सिमली भी और डिस्टली भी। ठीक है, प्रॉक्सिमली डिस्टली दोनों थ्रोम्बोटिक प्रोसेस कंटिन्यू होंगे। तो प्रॉक्सिमली ये स्प्रेड करेगा टू द कन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, हमने पढ़ा हुआ है ना कन्फ्लुएंस ऑफ साइनस जो होता है, पूरे जो साइनस है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चीज़ है ये आता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस तक आ गया ये प्रोपागेट करके प्रॉक्सिमली, सिग्मोइड में हो रहा था ना, सिग्मोइड से ऊपर आया है प्रॉक्सिमली, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस तक, और उसके बाद सुपीरियर ये जो सेजाइटल साइनस है यहाँ तक आ जाएगी ये प्रॉक्सिमली एब्सेस। इवन जो हमारा कैवर्नस साइनस है वहाँ तक भी आ सकती है। ठीक हो गया, और डिस्टली कहाँ जाएगी, डिस्टली ये मैस्टोइड एमिजरी जो वेन्स होती हैं, जगलर बल्ब, जगलर वेन्स, इनमें जो है डिस्टली ये सिग्मोइड साइनस से जाएगा। ये मतलब प्रॉक्सिमली भी ट्रैवल कर रहा है, डिस्टली भी। इस स्टेज को हम कर रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ द थ्रोम्बस। ठीक हो गया, 4 स्टेजेस हो गए इसकी पैथोलॉजी के। पैथोलॉजी के बाद अब लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की आ जाती है बैक्टीरियोलॉजी। देखिए जो अक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास कौन सा होता है, बैक्टीरिया हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस या स्टेफिलोकोकस, ये ज़्यादा कॉमन होते हैं अक्यूट इन्फेक्शन में। आजकल जो है ना दीज डेज मेजॉरिटी जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के केसेस हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन में ही मिलता है, अक्यूट में नहीं होता थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, क्रोनिक में आजकल ज़्यादातर होता है, जिसमें साथ में कोलेस्टिटोमास भी होते हैं पेशेंट को।
और ऑर्गेनिज्म हमें उस केस में मिलेंगे कौन से, बैसिलस प्रोटियस, सूडोमोनास पायोशेनियस, शर्षा कोलाई एंड स्टेफिलोकोकाई। ठीक हो गया। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्या क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करेगा पेशेंट जिसको सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस हुई है या लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? सबसे पहला है नंबर 1, हेक्टिक पिकेट फेंस टाइप ऑफ फीवर विथ राइगर्स। अच्छा, ये होती है हेक्टिक पिकेट फेंस, ठीक है। इससे हम इसको कंपेयर करें, इसकी वजह से इसका ये नाम रखा है क्योंकि इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है, इरेगुलर होगा, 1 और मोर स्पाइक्स देखें फीवर की आएंगी पर डे, 1 और मोर स्पाइक्स, हाई फीवर, इरेगुलर एंड 1 और मोर स्पाइक्स पर डे। और हर एक जो स्पाइक है फीवर की, क्यों बढ़ रहा है फीवर स्पाइक के साथ रोज़ाना, वो स्पाइक हो रही है क्योंकि फ्रेश सेप्टिक एम्बोलस जो है रिलीज़ हो रहे हैं। हमने देखा था ना प्रोपागेशन पैथोलॉजी में कि उसमें से एब्सेस जब बन गई थी थ्रोम्बस के अंदर तो उसमें से फिर सेप्टिसीमिया हो रही थी बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द इम्बोलाई फ्रॉम द एब्सेस, थ्रोम्बोटिक एब्सेस, ठीक है। तो वो इम्बोलस रिलीज़ हो रहे हैं तभी इसमें स्पाइक आ रही है। और इसमें याद रखिएगा इस फीवर में साथ में चिल्स एंड राइगर्स भी होंगे और टेम्परेचर जो है वो स्वेटिंग के साथ सबसाइड कर जाएगा। हेडेक होगा पेशेंट को, अनीमिया एंड एमेसिएशन। तो ये है हेक्टिक पिकेट फेंस टाइप ऑफ फीवर। दिस इज ड्यू टू द सेप्टिसीमिया, वही बात कर रहा है, ऑफन कंसाइडिंग विद द रिलीज ऑफ द सेप्टिक इम्बोलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब वो रिलीज होते हैं, जिस तरह मलेरिया में जो है मेरोजर्ट्स जब रिलीज होते हैं तो राइगर्स एंड चिल्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे जब सेप्टिक इम्बोलाई रिलीज हो रहा है तो उस वजह से स्पाइक आ रही है, ठीक है। तो फीवर इसमें हमने कहा इरेगुलर होगा, 1 और मोर पीक्स अ डे होंगी इसमें पर डे, यूजुअली साथ में राइगर्स एंड चिल्स होंगे, स्वेटिंग जो है प्रोफ्यूज होगी जो कि फॉलो करिए फाल होते रहने, यानी जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो उसके बाद स्वेटिंग होगी पेशेंट को। क्लिनिकल पिक्चर में यही बात कर रहा है कि मलेरिया की ही तरह है, उसी को ही रिजेंबल करता है, लेकिन इसमें रेगुलरिटी नहीं है। जिस तरह मलेरिया में रेगुलरिटी यहाँ पे नहीं है, इरेगुलर इसका नेचर है, ठीक है, वरना पिक्चर वैसी ही है मलेरिया जैसी। इन बिटवीन द बाउट ऑफ फीवर, यानी फीवर आया उसके बीच वाला जो पीरियड होता है उसमें पेशेंट अलर्ट होता है, उसको सेंस ऑफ वेल बीइंग भी होती है, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है बीच में। और पेशेंट जो एंटीबायोटिक्स रिसीव कर रहे होते हैं वो इस तरह की पिक्चर नहीं शो करते, ठीक है, जो एंटीबायोटिक रिसीव करते हैं। नंबर 2 हमें क्या क्लिनिकल फीचर मिलेगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। वही हमने कहा हेडेक, हेडेक आपने याद रखना है, जो अर्ली स्टेज होता है उसमें हेडेक हो रहा है पेरी साइनस जो एब्सेस बनी थी उसकी वजह से। पेरी साइनस एब्सेस जो हम कह रहे थे ना, जो आउटर जो ड्यूरल वाल होती है साइनस की बाहर वाली आउटर ड्यूरल वाल, उसके रिलेशन में एब्सेस बनती है, फिर हमने कहा बोन को भी वो इरोड कर देगी, तो उसको कह रहे हैं पेरी साइनस एब्सेस, उसकी वजह से हेडेक हो रहा है और ये माइल्ड किस्म का होगा। लेकिन बाद में आपने याद रखना है कि अर्ली स्टेज था, लेटर क्या होगा, वो सीवियर हेडेक हो सकता है जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है उसका बढ़ जाएगा वीनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। थ्रोम्बस बना है ना, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो हेडेक सीवियर हो जाएगा। अर्ली माइल्ड था। देन नंबर 3 आता है प्रोग्रेसिव अनीमिया एंड एमेसिएशन, ठीक है, पेशेंट अनेमिक भी हो जाएगा इसमें, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में, एंड एमेसिएशन होगी इसको। ग्राइसिंगर साइन, ये क्या होता है, ग्राइसिंगर साइन क्यों हुआ है, ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस ऑफ द मैस्टोइड एमिजरी वेन। हमने कहा था ना कि वो डिस्टली जब स्प्रेड करेगा जुगुलर वेन्स में, एमिजरी वेन्स में, तो मैस्टोइड एमिजरी वेन्स की थ्रोम्बोसिस की वजह से ये साइन अपीयर होता है। इसमें ना एडिमा अपीयर होगी ओवर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैस्टोइड। ये देखिए फिगर इसमें दिखाया गया है ग्राइसिंगर साइन, यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसमें जो एडिमा है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैस्टोइड पे अपीयर होगी। ये पैथोग्नोमिक साइन होता है मैस्टोइड एमिजरी वेन की थ्रोम्बोसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको आपने याद रखना है। टेंडरनेस और एडिमा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैस्टोइड पे होगी, इट इज़ कॉल्ड ग्राइसिंगर साइन। नंबर 5 आता है क्लिनिकल फीचर पेपिलिडीमा। पेपिलिडीमा की प्रेजेंस जो है डिपेंड करती है ऑब्स्ट्रक्शन टू द वीनस ड्रेनेज, ठीक है, वीनस ड्रेनेज नहीं हो पा रही जिसकी वजह से पेपिलिडीमा हो रहा है। ये ज़्यादातर जो है ना राइट जो सिग्मोइड साइनस होता है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट से ज़्यादा बड़ा होता है राइट वाला, तो जब राइट वाले में जब थ्रोम्बोसिस हो जाती है या जब क्लॉट एक्सटेंड कर जाए हमारे सुपीरियर सेजाइटल साइनस में, तब हमें ये ज़्यादातर पेपिलिडीमा मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। जब राइट सिग्मोइड साइनस की थ्रोम्बोसिस हो या फिर क्लॉट हमारा जो सुपीरियर जो सेजाइटल साइनस मैंने आपको फिगर दिखाई वहाँ तक उस प्रोक्सिमली एक्सटेंड कर जाए तो उसमें पेशेंट को पेपिलिडीमा हो जाती है। जब हम फंडस की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें डिस्क के जो मार्जिन हैं ऑप्टिक डिस्क उसके ब्लर नज़र आएंगे, रेटाइना में हेमरेजेस मिलेंगे और डायलेटेड वेन्स मिलेंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो वो इनगोर्ज हो गई है, डायलेट हो गई है। इसके अलावा फंडस के चेंजेस एब्सेंट भी हो सकते हैं अगर उस पेशेंट की कोलेटरल सर्कुलेशन अच्छी है। एक जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है लेकिन कोलेटरल बन गए हैं तो फिर हमें फंडस पे एज सच इतने चेंजेस नहीं नज़र आ सकते, ठीक हो गया। नंबर 6 है टोबी एयर टेस्ट। ये क्या होता है टोबी एयर टेस्ट,
ये हम करते हैं टू रिकॉर्ड द CSF प्रेशर, CSF के प्रेशर को मैनोमीटर से रिकॉर्ड करने के लिए, और ये देखने के लिए मैनुअल जो कंप्रेशन होती है, एक या दो, दोनों जो जगलर हमारी वेन्स होती हैं उनको हमने मैनुअली देखिए कंप्रेस किया है, और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको चेक करने के लिए हम टॉबी एयर टेस्ट करते हैं। क्या करना है, हमने वेन की जो है कंप्रेशन करनी है, जो थ्रोम्बोस्ड साइड है वहाँ पे, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। जबकि अगर हम हेल्दी साइड पे अगर वेन के कंप्रेशन करेंगे तो रैपिडली CSF का जो प्रेशर है वो राइज होगा, इंक्रीज होगा CSF का प्रेशर रैपिडली, जो कि इक्वल होगा टू बायलेटरल कंप्रेशन ऑफ जगुलर वेन्स। तो यहाँ फिगर में भी देखें कि जब हमने थ्रोम्बोस साइड वाली को जब कंप्रेस किया मैनुअली तो कोई भी प्रेशर में राइज नहीं आया, लेकिन जब हमने हेल्दी साइड को किया है मैनुअली कंप्रेस किया हेल्दी वाली वेन को, तो उसमें रैपिडली CSF का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है और दोनों साइड का अब इक्वल हो गया, बायलेटरल कंप्रेशन ऑफ जगुलर वेन्स इक्वल ही मिल रही है। इसको हम कहते हैं टॉबी एयर टेस्ट, और ये चीज़ हमें लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस में ऐसे मिलेगी। ठीक है, थ्रोम्बोसिस में नहीं बढ़ा, उसमें बढ़ गया है रैपिडली और इक्वल हो गया, इट मीन्स के पेशेंट को लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है। उसके बाद क्रॉवी बैक टेस्ट होता है नंबर 7। क्रॉवी बैक टेस्ट में क्या होगा, जब हम जगुलर वेन्स पे प्रेशर देंगे ना हेल्दी वाली साइड पे, तो उससे जो रेटाइना की वेन्स हैं उनकी इंगॉजमेंट होगी, और वो हम ऑफ्थेल्मोस्कोपी के थ्रू ही देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स होती हैं उनकी भी इंगॉजमेंट होगी, और फिर इन वेन्स की जो इनगॉर्जमेंट है वो सबसाइड हो जाएगी जैसे ही हमने प्रेशर को रिलीज़ किया। ठीक है, प्रेशर हमने दिया, जगुलर वेन हेल्दी साइड वाली पे था, तो जो हमारी सुप्रा ऑर्बिटल वेन्स होती हैं, आपको पता होंगी सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये देखिए जो बिल्कुल ऑर्बिट के ऊपर होती हैं उनकी, और इसके अलावा रिटाइना में जब हम देखेंगे रिटाइनल वेन्स तो उनकी इनगॉर्जमेंट होगी। इससे क्रॉवी बैक टेस्ट ये हमें मिलेगा लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। इसके अलावा नंबर 8 हमें टेंडरनेस मिलती है अलोंग दी जगुलर वेन, क्योंकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है, तो ये हमें मिलेगी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जब जगुलर वेन तक एक्सटेंड कर गई है। हमने कहा था डिस्टली जगुलर वेन तक जाती है, जा सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, तो तब हमें टेंडरनेस मिलेगी उसमें। तो ये साथ में उसकी इनलार्जमेंट भी हो सकती है और इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, किन की जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे जगुलर चेन के, उनकी इनलार्जमेंट एंड इन्फ्लामेशन भी होगी, और साथ में पेशेंट को टॉर्टिकोलिस होगा। टॉर्टिकोलिस क्या होता है, एक पेनफुल डिस्टोनिक कंडीशन होती है, हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें एबनॉर्मल एसिमेट्रिकल हेड या नेक की पोजीशन होती है, क्योंकि वो बहुत ही पेनफुल होता है, तो पेशेंट ने अपना हेड टिल्ट किया हुआ होता है। ठीक है, नेक की पेनफुल कंडीशन है, कंजेनाइटल भी होता है, एक्वायर्ड भी, तो मतलब इसमें टॉर्टिकोलिस भी हो, क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लामेशन एंड एनलार्जमेंट भी हो रही है लिम्फ नोड्स की, और जगुलर जो है उसकी टेंडरनेस की वजह से। अब क्या हमने इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है अगर पेशेंट को लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो गया है, तो सबसे पहला हीमोग्राम हमने कहा यहाँ पे पेशेंट की अनीमिया और इमेसिएशन हो जाती है, तो अनीमिया हमें मिलेगी उसमें, और ल्यूकोसाइट का काउंट हमें रेज्ड मिलेगा, इन्फेक्शन है इस वजह से, एब्सेस वगैरह है तो हमें ल्यूकोसाइट काउंट भी इंक्रीज़ मिलेगा। दूसरा हम जो है ब्लड स्मेयर करवाएंगे, ब्लड स्मेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी पिक्चर बिल्कुल मलेरिया की तरह है, तो उसको रूल आउट करने के लिए। देन हम ब्लड कल्चर करवाते हैं, ताकि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसने ये कंडीशन करवाई है, ताकि एंटीबायोटिक्स हम दे सकें। तो कल्चर जो है ना, हमने जब चिल का टाइम, यानी जब पेशेंट को राइगर्स एंड चिल्स हो रहे हों, उस टाइम पे हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है, तो उस टाइम पे ही हमने कल्चर का सैंपल लेना है। ठीक है, चिल के टाइम पे तो रिपीटेड कल्चर्स भी रिक्वायर हो सकते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, बार बार हम कर सकते हैं। CSF की एग्जामिनेशन की जाएगी, याद रखिएगा, सिवाय एक्सेप्ट CSF वैसे तो नॉर्मल होगा एक्सेप्ट फॉर द राइज इन द प्रेशर, जो हमने चेक भी किया डिफरेंट टेस्ट से, टॉबी एयर टेस्ट वगैरह से हमने चेक किया, CSF का प्रेशर हमें इंक्रीज मिलेगा। और इसके अलावा CSF की एग्जामिनेशन हम मेनिंजाइटिस को एक्सक्लूड करने के लिए भी कर रहे हैं कि कहीं मेनिंजाइटिस तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने इमेजिंग स्टडीज़ करवानी होती हैं सिग्मोइड साइनस थ्रोम्बोसिस में, उसमें हमने हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन करना होता है टेम्पोरल बोन का, तो उसमें हमें एयर सेल्स की क्लाउडिंग नज़र आएगी। ठीक है, इस केस में एयर सेल्स की क्लाउडिंग मिलेगी, शो कर सकता है। तो वो इन्हेंस्ड होंगी, और सेंट्रल उसमें लो डेंसिटी का जो है एरिया होगा, और ये हमें पोस्टीरियर जो क्रेनियल फोसा होता है ना एक्सियल कट पे, उसके अंदर ये नज़र आएगा डेल्टा साइन। ठीक है, तो जिसमें मिलता है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ड्यूरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस में या लेटरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस में मिलेगा। इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूँ डेल्टा साइन की, यहाँ पे आपको विजिबल होगा ये ट्रायंगल जो बना हुआ है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, यहाँ पे देखें, ये देखें, तो इसको हम कह रहे हैं डेल्टा साइन, जो हमें साइनस थ्रोम्बोसिस में मिलता है कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड CT स्कैन पे। ठीक हो गया, तो MR इमेजिंग
बेटर डिलीनिएट्स द थ्रोम्बस। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है उससे और ज़्यादा थ्रोम्बस को भी डिलीनिएट कर सकते हैं। डेल्टा साइन जो है हमें कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड एमआरआई पे भी मिल सकता है, ठीक है, ये हमने की कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस्ड सीटी स्कैन पे मिल रहा था, उस पर भी एमआरआई पे भी मिल सकता है। थर्ड हम करते हैं एमआर वीनोग्राफी, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी। ये करते हैं ताकि हम असेस कर सकें प्रोग्रेशन या रेजोल्यूशन ऑफ थ्रोम्बस, कि वो आगे एक्सटेंड कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, या वो रिजॉल्व हो गया है उसको, उसके लिए हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस वीनोग्राफी करनी होती है। अच्छा जी, उसके बाद आता है लास्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ये हमने एयर डिस्चार्ज की करनी होती है, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ठीक हो गया, वही तो कंडीशन थी, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ही तो हुआ था जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुई है, विच इज़ द लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, तो एयर एंड डिस्चार्ज का भी कल्चर करेंगे। अब कॉम्प्लिकेशंस फर्दर इसकी क्या होंगी लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की? अगर ये हो गया है तो इसकी वजह से और सेप्टिसीमिया हो सकता है, पायमिक एब्सेस लंग्स में बन सकती हैं, बोन में, जॉइंट्स या सबकुटेनियस टिश्यूज़ में। मेनिंजाइटिस हो सकता है इसकी वजह से, सब ड्यूरल एब्सेस हो सकती है, सेरिबेलम के अंदर सेरिबेलार एब्सेस बन सकती हैं। सिग्मोइड साइनस की थ्रोम्बोसिस हुई है तो जुगुलर बल्ब की और जो जुगुलर वेन है उनकी भी थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, साथ में हमारी जो 9th 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, यानी हमारी ग्लोसोफेरिंजियल, वैगस एंड एक्सेसरी नर्व भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये भी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, क्योंकि जुगुलर बल्ब एंड जुगुलर वेन की थ्रोम्बोसिस की वजह से। एंड इसके अलावा कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ये बहुत ही फैटल कंडीशन होती है, ठीक है, और इसमें अगर ये हो गया कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस तो साथ में पेशेंट को कीमोसिस होगी, ठीक है, जो आई होती है कंजक्टिवा होती है ना उसमें इडिमा हो जाए उसको कीमोसिस कहते हैं। प्रोप्टोसिस होगी, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल फिक्सेशन हो जाएगी, और पेपिलिडीमा, ये साइंस डिनोट करते हैं कि अब उसको कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया। कैवर्नस साइनस होता है ना हमारे ब्रेन में उसकी। देन लास्ट कॉम्प्लिकेशन है ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलिस। ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलिस जब मतलब थ्रोम्बस हमारे ऊपर प्रॉक्सिमली एक्सटेंड कर गया सैजाइटल साइनस की तरफ थ्रू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस, पहले उसमें जाता है फिर सैजाइटल में जाएगा, वहाँ तक अगर चला गया तो ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलिस हो जाएगा। ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलिस अगला हमारा ये टॉपिक भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। ये असल में होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि मतलब CSF का जो प्रेशर है ना वो नॉर्म मतलब एलिवेट हो जाता है CSF का प्रेशर, लेकिन CSF की बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और ना ही पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मलिटी होगी, बस उसका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है उसकी वजह से जो है उसको एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो इसमें बस CSF का प्रेशर बढ़ता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्यों हो रही है? क्योंकि वो सैजिटल साइनस तक थ्रोम्बस चला गया है। देन लास्ट में आ जाता है हमारे पास लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का ट्रीटमेंट। तो हमने IV में एंटीबैक्टीरियल थेरेपी देनी है, ज़ाहिर सी बात है, पैथोजेंस आ गए हैं, तो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो उसी पे डिपेंड करेगा, सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे और पेशेंट की टॉलरेंस पे भी। एंटीबायोटिक हम चेंज भी कर सकते हैं जब कल्चर एंड सेंसिटिविटी की रिपोर्ट आ जाए। एंटीबायोटिक्स को हमने एट लीस्ट हफ्ते तक ऑपरेशन के बाद कंटिन्यू रखना है, जो कि इनवेरिएबली रिक्वायर्ड होता है, बेशक ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसको वीक तक कंटिन्यू रखना है आफ्टर द ऑपरेशन। नंबर 2 ट्रीट हमने कैसे करना है, हम मैस्टोइडेक्टमी करेंगे और एक्सपोजर कर देंगे साइनस का। देखिए कंप्लीट जो कॉर्टिकल वाली हमने डिस्कस की या मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी जो है ये परफॉर्म की जाती हैं, डिपेंड करता है कि वेदर साइनस थ्रोम्बोसिस कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड अक्यूट है या फिर क्रॉनिक मिडल ईयर डिजीज़ है, उस पर डिपेंड करेगा, उस हिसाब से हमने कॉर्टिकल या मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टोइडेक्टमी करनी होगी। जो साइनस बोनी प्लेट होती है ना, जो सिग्मोइड साइनस के ऊपर होती है मिडिल ईयर में, तो उसको जो साइनस बोनी प्लेट है वो हमने रिमूव करनी है ताकि फिर हमें ड्यूरा नज़र आए, और जो पेरी साइनस एब्सेस बनी है उसको फिर हमने ड्रेन करना है। ठीक है, ड्यूरा हमें नज़र आ गया। अब जो इन्फेक्टेड जो साइनस है इन्फेक्टेड जो क्लॉट है उसको, या फिर जो इंट्रासाइनस यहाँ पे जो एब्सेस बन गई है उसको भी हमने लाजमी ड्रेन करना है। अब इस तरह के केसेस में साइनस ड्यूरा जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, और ये हमें या फिर हेल्दी भी नज़र आ सकती है और डिस्कलर्ड होगी, ग्रेनुलेशंस होंगी इसकी सरफेस पे, ठीक है, ड्यूरा की। तो ड्यूरा को हमने इंसाइज करना है, याद रखिएगा, और जो ये इन्फेक्टेड क्लॉट होता है और एब्सेस है इनको हमने ड्रेन कर देना है। बिफोर द इंसीजन in the dura, sinus is packed above and below by inserting a pack between the bone and the dura of the sinus to control the bleeding. यानी ये इंसीजन देने से पहले हमने जो साइनस होता है ना, ये जो साइनस है ड्यूरल वेनस साइनस, उसको पहले पैक करना है। कैसे पैक करना है? कैसे पैक करना है कि हम इसमें एक पैक होता है वो इंसर्ट कर देंगे,
कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये जो ऊपर बोन है और ये जो ड्यूरा है इसके दरमियान हमने यहाँ पे पैक इंसर्ट कर देना है ताकि जो ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का एक मेजर है। एंड देन कह रहा है कि हेल्दी जो रेड क्लॉट होता है बियॉन्ड द एब्सेस एट आइदर एंड ऑफ द साइनस शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। जो बियॉन्ड द एब्सेस हेल्दी रेड क्लॉट होगा उसको हमने डिस्टर्ब नहीं करना, और पैक को फिर हमने 5 से 6 दिनों के बाद ऑपरेशन के बाद रिमूव कर देना, जो हमने ब्लीडिंग के लिए लगाया है पैक, जिस तरह नेज़ल पैकिंग की जाती है उसी तरह, और वूंड को फिर सेकेंडरीली क्लोज करेंगे। थर्ड ट्रीटमेंट होता है हमने इंटरनल जो जगलर वेन है उसकी लाइगेशन करनी है। ये रेयरली रिक्वायर्ड होता है आजकल। ये हम तब इंडिकेट करते हैं जब ना एंटीबायोटिक और सर्जिकल ट्रीटमेंट जो ऊपर एक्सप्लेन किए हैं दोनों वो फेल कर गए हों टू कंट्रोल द एम्बोलिक फिनोमेना एंड ड्राइगर्स, वो सही नहीं हो रहे इनसे, या टेंडरनेस और स्वेलिंग अगर हमें जगलर वेन के ऊपर नज़र आ रही है और वो स्प्रेड करती जा रही है टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, तो फिर हमने उस जगलर वेन की लाइगेशन करनी है, ठीक है, इंटरनल जगलर वेन की। नंबर 4 हम ट्रीटमेंट देते हैं एंटीकोगुलेंट थेरेपी। ये भी रेयरली रिक्वायर्ड होती है, और जब थ्रोम्बस कैवर्नस साइनस तक एक्सटेंड कर गया हो तब हमने एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी होती है, जैसे वारफेरिन वगैरह हो गए, ठीक है। एंड नंबर 5 सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपने याद रखना है कि रिपीटेड हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी दे सकते हैं ताकि, क्योंकि इसमें अनीमिया हो रही है और पेशेंट की रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जाएंगी। ये हो गया, दैट्स इट यहाँ पे ट्रीटमेंट। पूरी ये कॉम्प्लिकेशन लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंप्लीट हुआ। अगली अब हमारी आ जाती है इस चैप्टर की लास्ट कॉम्प्लिकेशन विच इज़ दी ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस। ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस क्या है? अच्छा, ये जो है ना कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें क्या होता है कि आपने याद रखना है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है बढ़ जाता है, रेज हो जाता है ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस में। इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो रेज्ड होगा लेकिन CSF जो है उसमें हमें नॉर्मल फाइंडिंग्स मिलेंगी। अभी बच्चों में ये कंडीशन देखी गई है और एडोलेसेंट्स में जिनको अक्यूट या क्रोनिक मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो उनमें ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। किस तरह है मैकेनिज्म? जो अभी हमने कंडीशन डिस्कस की लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस और कंपनिंग द मिडल ईयर इन्फेक्शन, मतलब साथ में उसको मिडल ईयर इन्फेक्शन भी हो, लेटरल साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो, तो उसका वीनस रिटर्न जाहिर सी बात है पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वीनस रिटर्न ही नहीं हो पा रहा हार्ट की तरफ। तो अगर थ्रोम्बोसिस और ज़्यादा जो सुपीरियर सेजाइटल साइनस होता है उसकी तरफ अगर एक्सटेंड कर जाए, अभी हमने स्कल की पिक्चर देखी थी और उसमें जो है यूं जा रहा था सुपीरियर सेजाइटल साइनस थ्रू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साइनस, यहाँ पे डिफरेंट साइनसेस थे और कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनस है, ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस था। तो अगर सुपीरियर सेजाइटल साइनस तक थ्रोम्बोसिस एक्सटेंड कर गया है तो इससे एरेक्नोइड जो विलाय होते हैं ना हमारे CSF को जो अब्जॉर्ब करते हैं उनका फंक्शन भी इम्पीड हो जाएगा। यहाँ पे आ गया थ्रोम्बस सुपीरियर सेजाइटल साइनस में, तो एरेक्नोइड विलाय का अब्जॉर्प्शन वाला फंक्शन CSF को अब्जॉर्ब करने वाला इम्पीड हो गया है। अब दोनों ये फैक्टर क्या करेंगे, और ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा बढ़ा देंगे, CSF अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा और इसके अलावा थ्रोम्बोसिस भी हो गई है तो वीनस रिटर्न नहीं जा पा रहा, तो उस वजह से दोनों कंडीशंस में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, टेंशन। तो क्या सिम्टम्स होंगे, क्लिनिकल फीचर्स होंगे ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस के? सिवियर किस्म का हेडेक होगा, कभी कभार इंटरमिटेंट होगा, आएगा जाएगा, और यही इसमें प्रेजेंटिंग फीचर है क्योंकि टेंशन बढ़ी है इंट्राक्रेनियल। जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, हमने पढ़ा है, वॉमिटिंग होती है, नोशा होता है। इसके अलावा जो 6th क्रेनियल नर्व है उसकी पैरालिसिस होगी, डिप्लोपिया होगा उस वजह से, जो हमारी एब्डुसन नर्व होती है ना, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है, उसकी पैरालिसिस की वजह से डिप्लोपिया हो जाएगा। एंड ब्लरिंग ऑफ विजन हो रही है क्योंकि ऑप्टिक एट्रोफी या पेपिलिडीमा की वजह से, जाहिर सी बात है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है तो पेपिलिडीमा भी होगा। पेपिलिडीमा यानी कि ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग जो कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने की वजह से होती है, ठीक हो गया। तो ये हो गए सिम्टम्स। अब साइंस क्या है ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस के? हम जब पेशेंट को चेक करेंगे तो उसका पेपिलिडीमा 5 to 6 डायोप्टर्स हो सकता है और कभी कभार हमें उसमें एक्सुडेट्स और हेमरेजेस भी मिलेंगे, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निस्टैग्मस आपने याद रखना है क्योंकि इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ गई है तो निस्टैग्मस भी हो सकता है, इनवॉलंटरी ऑसिलेटरी मूवमेंट्स ऑफ द आई। थर्ड, हम जब लंपर पंचर करेंगे तो CSF का प्रेशर हमने कहा इसमें बढ़ जाता है ओटाइटिक हाइड्रोसेफेलस में, 300 मिलीमीटर वाटर जितना एक्सीड करेगा। नॉर्मल कितना होता है आपने वैल्यू याद रखनी है, CSF प्रेशर 70 to 120 मिलीमीटर ऑफ वाटर, लेकिन अब यहाँ पे 300 मिलीमीटर से भी बढ़ गया है। तो अब इन अदरवाइज नॉर्मल सेल यानी अदरवाइज वैसे CSF की बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल ही होगी, उसमें सेल्स, प्रोटीन्स, शुगर कंटेंट और इसकी बैक्टीरियोलॉजी बिल्कुल स्टेराइल होगी, बाकी सब नॉर्मल होगा, बस प्रेशर बढ़ गया है अप टू 300 मिलीमीटर वाटर। तो ट्रीटमेंट क्या है? हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि हमने CSF का जो प्रेशर बढ़ गया है उसको रिड्यूस करना है ताकि
क्यों रिड्यूस करना है? ऑप्टिक एट्रोफी ना हो जाए, क्योंकि ब्लाइंडनेस हो जाएगी आगे जाके, तो इसको हमने रिड्यूस करना है। तो ये हम मेडिकली अचीव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एसिटाज़ोलामाइड देते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ये हम देंगे। और रिपीटेड लंबर पंचर एंड प्लेसमेंट ऑफ लंबर ड्रेन, वेंटिकुलो पेरिटोनियल जो शंट डाला जाता है, जिसमें से जो वेंट्रिकल से डायरेक्टली जो है CSF पेरिटोनियल कैविटी में जो है ड्रेन होगा और पेरिटोनियम फिर उसको रीअब्सॉर्ब कर देगी हमारी, तो उसके थ्रू एक शंट लगाया जाता है, वो प्लेस कर देंगे हम। कभी कभार जो ड्रेनिंग CSF है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, आगे वही बात कर रहे हैं, लंबो पेरिटोनियल शंट, ये भी नेसेसरी होता है। मिडिल ईयर का इन्फेक्शन जो हुआ है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हुई है, उसको हमने एंटीबायोटिक थेरेपी दे के ट्रीट करना है और मैस्टोइड की एक्सप्लोरेशन करेंगे ताकि साइनस थ्रोम्बोसिस के साथ डील करें। हमने कहा ना इसमें साइनस थ्रोम्बोसिस भी हुई है, उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उसको ट्रीट करना है, जो पिछला अभी टॉपिक डिस्कस किया डिटेल में। ब्रेन हर्निएशन एंड ब्लाइंडनेस आर द मेन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, तो टॉन्सिलर हर्निएशन को हो सकती है, ठीक है। फोरामेन मैग्नम से ब्रेन जो है वो हर्निएट कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो है न्यूरोसर्जन के साथ कंसल्टेशन बहुत इसेंशियल होती है, ज़रूरी होती है। ठीक हो गया, दैट्स इट, अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगली वीडियो से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 ऑटोस्क्लेरोसिस।